हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल और इस चैनल पे आप पाते हैं RIMC सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और सारा कोर्स करिकुलम। इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, ये वीडियो लेट इसलिए बनाया कि इस टॉपिक के बारे में मुझे भी बहुत क्लैरिटी नहीं थी और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लास्ट 20% जो क्लैरिटी है वो अभी भी नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता था कि रिजर्वेशन किस प्रकार से सीट्स का होता है और जब खाली सीट बच जाती हैं तो उसको कैसे भरा जाता है। ये पेरेंट्स उन पेरेंट्स के लिए है जिन्हें सैनिक स्कूल रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में पता नहीं है, उन फौजियों के लिए जो नहीं जानते कि डिफेंस कैटेगरी की क्या फ़ायदा है। अभी एक मेरे को मित्र का फ़ोन आया, वो फौज में है और OBC में भी है, तो वो कहता है कि मुझे कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या मैं डिफेंस में लूँ या OBC वाला कैटेगरी करूँ। तो मैंने कहा आप नंबर ऑफ सीट्स कैलकुलेट कीजिए, जिसमें ज़्यादा है वहाँ पर अप्लाई करना ठीक है। दूसरा है कि हर कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स अलग अलग होते हैं, तो जिसमें आपका बच्चा वो कट ऑफ मार्क्स लाने की स्थिति में है। कई कैटेगरीज में कट ऑफ मार्क्स थोड़े से कम होते हैं, तो अगर आप दो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिसमें कट ऑफ मार्क्स कम है, मैं रिकमेंड करूंगा आप उसके लिए अप्लाई करो, उससे जो सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। सैनिक स्कूल में किस प्रकार से सीट्स रिजर्व होती हैं। सबसे पहले जो बड़ा रिजर्वेशन है वो है 6733। ये समझना बहुत जरूरी है। होम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो होम स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है उसके लिए 67% सीट्स रिजर्व्ड हैं किसी भी सैनिक स्कूल में। हर बार मैं घोड़ाखाल का उदाहरण देता हूं क्योंकि मैं देहरादून का रहने वाला हूं, जो कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक ही सैनिक स्कूल है, वो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो घोड़ाखाल में मान लीजिए 100 सीट्स होती, तो इसमें 67 सीट्स हैं वो उत्तराखंड के निवासियों के लिए, डोमिसाइल के लिए रिजर्व्ड है। दूसरी स्टेट्स, बाहर वाला कोई भी अगर अप्लाई करना चाहता है, घोड़ाखाल में आना चाहता है, उसके लिए सीट्स हैं 33%। तो अगर टोटल 100 सीटें होती तो 67 होती उत्तराखंड के लिए और 33 होती बाहर के लिए। मान लीजिए 80 है सीटें या 120 है, आपने सिंपल मैथ्स करनी है। 67% और 33% आपने खुद निकालना है, इससे आपको पता लग जाएगा कितनी सीट्स हैं। दूसरा, जो सीट्स हैं होम स्टेट में भी और अदर स्टेट्स के लिए भी लिस्ट A और लिस्ट B में डिवाइडेड है। इन 67 और 33% में भी और रिजर्वेशन है। तो पहले एक बड़ा रिजर्वेशन हम समझ जाते हैं, 67%, 33%। उसके बाद आप देखते हैं लिस्ट A और लिस्ट B क्या है। लिस्ट A है जो होम स्टेट है, उसके अंदर 5 कैटेगरीज आती हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर, उसके बाद आता है डिफेंस और अंत में आता है जनरल। अगर हम इन सबको छोड़ के पहले देखें, कई कहते हैं सर रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है, जनरल कैटेगरी में सीट्स नहीं है। ऐसा नहीं है। आप टोटल अगर एक सैनिक स्कूल में 100 सीटें हैं, होम स्टेट आउटसाइड स्टेट को मिला के, SC के लिए केवल 15 ही सीटें हैं 100 में से। शेड्यूल ट्राइब के लिए केवल 7 सीटें हैं। OBC NCL के लिए ज्यादा है क्योंकि उनकी कैटेगरीज में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कैटेगरीज आते हैं, वो 27 सीटें हैं। उसके बाद डिफेंस के लिए अगर देखा जाए, होम और आउटसाइड मिला के केवल 13 सीटें हैं और सबसे ज्यादा जो 38 सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी में। तो ये आपने नहीं कहना है कि जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स नहीं है, बहुत है। और कईयों में मैंने देखा है कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कई बार SC और ST कैटेगरी से भी नीचे जाता है। तो ये आपको कट ऑफ वाले हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे इसको समझना है। अब सीटों का पता कैसे करें, हम 100 लेके चलते हैं क्योंकि मैं ज्यादा मैथ्स नहीं करना चाहता। तो 67 सीट थी, 67 का 15% जो है, टोटल 10 सीट आती हैं, वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है होम स्टेट वाली लिस्ट A में। लिस्ट A में ही ST के लिए 5 सीटें हैं, OBC NCL के लिए 18 सीटें हैं। बैलेंस बच गई 50 सीटें, जो बैलेंस अभी बच गई 34 सीट्स बच गई हैं। इस 34 का 25% है डिफेंस के लिए रिजर्व्ड। तो डिफेंस में अगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आप डिफेंस वाले हैं और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। और अगर आप OBC में आते, तो अगर आप OBC में होते तो आपके लिए 18 सीट्स हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते तो आपके लिए 10 सीट हैं। अब अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, उत्तराखंड के रहने वाले, तो 34 में से 9 चलेगी, 25 सीटें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। देखने वाली बात क्या है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, आपने अपनी कैटेगरी का सही चुनाव करना है। ध्यान देने वाली बात क्या है, जो डिफेंस कैटेगरी है इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, सर्विंग और रिटायर्ड, ये 6 तरीके के लोग आते हैं। आर्मी सर्विंग और रिटायर्ड, नेवी सर्विंग और रिटायर्ड, एयरफोर्स सर्विंग और रिटायर्ड।
असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, ये सब कोई भी ये डिफेंस कैटेगरी में नहीं आते हैं। आप बाकी अगर किसी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने डिफेंस के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर कहीं पर भी नहीं आते तो आप कौन से कैटेगरी के हैं? आप जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट हैं। अब आपने अपना कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्टैंडर्ड है, लेकिन ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, इसकी लिस्ट हर महीने अपडेट होती है। अब जब आप फॉर्म भर रहे हैं 2023 का और 21 अक्टूबर को ये फॉर्म आया है, तो आपने ध्यान देना है कि 1 अक्टूबर से जो नॉन क्रीमी लेयर की जो सेंट्रल लिस्ट है, ओबीसी की दो तरीके की लिस्ट है, एक स्टेट भी ओबीसी डिक्लेयर करती है और सेंटर भी डिक्लेयर करता है। तो आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो जाति है, अगर सेंट्रल लिस्ट में है तभी आपने ओबीसी सेलेक्ट करना है, नहीं तो मत करिए। ये आगे जाके मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। ये हमने बात करी लिस्ट ए की। लिस्ट ए होम स्टेट के लिए है, जिसमें 67% सीट्स है। अब चलते हैं लिस्ट बी। लिस्ट बी है, सेम चीज है आउटसाइड स्टेट्स या यूटी के लोगों के लिए, जिनके 33% सीट्स थी। उस 33% का सेम परसेंटेज रिजर्व्ड है इन 5 कैटेगरीज के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, डिफेंस और जनरल। तो टोटल सीट्स दिए हुए इस प्रकार। अगर किसी सैनिक स्कूल में 100 सीटें हैं तो उसका मैंने बता दिया, उस 100 में से होम और आउटसाइड मिला के 15 एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, 27 ओबीसी एनसीएल के लिए, डिफेंस के लिए 13 है और जनरल कैटेगरी के 38 सीट्स हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए जानना जरूरी था। ओबीसी का क्राइटेरिया मैंने पहले बताया कि आपने एक साइट है ncbc.nic.in, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनकी वेबसाइट पर जाएं। 1 अक्टूबर को जो लिस्ट जो दी हुई है कि ये जातियां प्रजातियां इस लिस्ट में शामिल हैं, तभी आप सेलेक्ट करें, अदरवाइज नहीं। तो आपके लिए कौन सी डेट जानना इंपॉर्टेंट है? 1 अक्टूबर 2022। इसके बाद नॉन क्रीमी क्योंकि शब्द जुड़ा है, आपने इनकम क्राइटेरिया भी मीट करना है। आप किसी नॉन क्रीमी लेयर वाले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके एनुअल इनकम 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, फिर शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार आप नॉन क्रीमी शब्द में क्वालिफाई नहीं करते, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। अब ये मैंने पहले ही बता दिया है कि स्टेट और यूटी की जो ओबीसी लिस्ट है उसमें नहीं जाना है, आपने ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट में जाना है, तभी आप इस कैटेगरी का चुनाव करें। आप कहेंगे कि हम तो ओबीसी एनसीएल हैं, हम तो ये लिखेंगे। उसका नुकसान यह है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, मान लीजिए सेलेक्ट भी हो जाता है, लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और ये सर्टिफिकेट अगर सही नहीं पाया जाता है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ये सेनाओं की बात हो रही है, बिल्कुल हर चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अब अगर एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल की जनरल कैटेगरी के में अपने आप ही आ जाता है, मान लीजिए जनरल का कट ऑफ गया 214 और किसी बच्चे ने एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल के लिए अप्लाई किया और वो लाया 240 नंबर, वो अपने आप ही जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो गया, तो वो फिर उसको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, उसको एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल वाला जो कोटे में नहीं लिया जाएगा। तो ये भी ध्यान देने वाला है, बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा खुद ही जनरल कैटेगरी में आ रहा है तो क्यों नहीं उसको मौका मिलना चाहिए। और इससे फायदा क्या होगा कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल का एक वैकेंसी और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बच्चा अपने आप ही जनरल कैटेगरी में आ गया। तो ये भी ध्यान देना है। अब जब सीट्स को आउटसाइड स्टेट्स का सीट का बड़ा कष्ट होता है, कैंडिडेट्स बॉयज ओनली, गर्ल्स के तो बेचारियों के एक ही सीट है, मैं बताऊंगा कैसे गर्ल्स का रिजर्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप अदर स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरी के, मान ले आप उत्तराखंड में घोड़ाखाल के लिए बिहार से अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल आपकी जो 25% उस कैटेगरी में वैकेंसी हैं, एक स्टेट को उससे ज्यादा सीट्स नहीं आएंगी। मान लीजिए अगर 10 सीट हैं अदर स्टेट यूटी जनरल कैटेगरी में, तो मान लीजिए बिहार के 4 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कट ऑफ में आ जाते हैं आउटसाइड कैंडिडेट के रूप में, लेकिन 3 सीट ही मिलेंगी, चौथे वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान देना है कि किसी भी सैनिक स्कूल में आउटसाइड स्टेट में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के एक कैटेगरी में 10-25% से ज्यादा बच्चे नहीं लिए जाएंगे। मान लीजिए 25 के 25 सेलेक्ट हो गए, लेकिन वैकेंसी कितनी होंगी? केवल 3। तो ये आपने ध्यान देना है,
जब आप आउटसाइड स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अब है, अगर SC ST OBC किसी स्टेट में अवेलेबल नहीं है, अगर उसमें सीट्स नहीं है, तो जो सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हैं वो होम स्टेट की इसी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। कारण मान लीजिए कि उत्तराखंड में SC ST OBC में कोई बच्चा नहीं आया आउटसाइड स्टेट से, तो जो लिस्ट बी वाले हैं वो कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, लिस्ट ए का SC ST एंड OBC में होम स्टेट वाले बच्चों को एडजस्ट कर देंगे, ताकि होम स्टेट का जो हमारा टोटल है वो ना बिगड़े। मान लीजिए अगर कोई SC या OBC कैटेगरी नहीं है एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स किस प्रकार से होगा, मैं टेबल के माध्यम से समझाता हूँ। एक स्टेट है जिसमें लिस्ट ए में 67 वैकेंसीज थी, SC नहीं है, कोई है ही नहीं, किसने अप्लाई नहीं किया, ST हैं तो 5 सीटें हैं उनके लिए, OBC नॉट अवेलेबल मतलब नहीं है, कोई भी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया। अब बैलेंस सीट कितनी रह गई, 62। अब ये बैलेंस सीट 16 बढ़ जाएंगी, पहले ये डिफेंस की 9 थी, अभी 62 का 25% हो गया, वो 16। जनरल कैटेगरी की जो 38 होती थी, वो 25 होती थी, वो बढ़ के चली गई है 56। तो इतना ज्यादा उसके अंदर सीटों में इजाफा हो गया। कारण क्या है कि होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट का वो बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहते। तो अगर आपकी कैटेगरी में कुछ वैकेंसीज, कोई एप्लीकेशन नहीं आती किसी कैटेगरी में, या कोई अप्लाई नहीं करता है और वो खाली रह जाते हैं सीट्स, तो उसी कैटेगरी में बाकी कैटेगरीज में वो सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ये समझना भी बहुत जरूरी है। अब अदर स्टेट्स की अगर SC ST OBC NCL लिस्ट बी में अगर कुछ वैकेंसी रह जाती हैं, तो इन वैकेंसी में होम स्टेट के SC ST OBC NCL मतलब लिस्ट बी की जो खाली सीटें हैं वो किसको मिल चले जाएंगी, लिस्ट ए को। तो आप अप्लाई करें। ये सारे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सैनिक स्कूल सोसाइटी है वो अपने आप करते हैं, लेकिन आप करें और बच्चे को मोटिवेट करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए। ये समझना जरूरी है कि अगर किसी लिस्ट बी में SC ST OBC की सीटें खाली हैं, वो होम स्टेट के इसी कैटेगरी द्वारा भरी जाएंगी, यानी कि वो जनरल कैटेगरी में चलेगी। डेफिशिएंसी इन अदर स्टेट, UT एंड जनरल कैटेगरी लिस्ट बी वाली, वो होम स्टेट की जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से भरी जाएंगी। वो जनरल कैटेगरी की डेफिशिएंसी है वो SC ST OBC को नहीं जाएंगी, SC ST OBC की वैकेंसी जनरल कैटेगरी को जाएंगी। ये भी समझना जरूरी है। तो जो खाली सीटें रह जाती हैं उसको उसी कैटेगरी के लोगों द्वारा, कैंडिडेट्स द्वारा भरा जाता है। अब है डिफेंस की सीट। मान लीजिए उत्तराखंड में डिफेंस की 9 सीटें थी और केवल 5 ही बच्चों ने क्लियर किया, क्योंकि सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर करने के लिए SC ST को छोड़ दें तो बैलेंस कैटेगरी को 40% टोटल मार्क्स लाने पड़ते हैं, हर सब्जेक्ट में 25% लाने पड़ते हैं। मान लीजिए एप्लीकेंट्स ही कम थे या कोई बच्चे इसमें नहीं आए, तो डिफेंस की वो सीटें जो लिस्ट ए वाले हैं एंड लिस्ट बी, वो कोस्ट गार्ड और असम राइफल के पास चले जाएंगे। तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें पूछा जाता है क्या आपके माता पिता कोस्ट गार्ड या असम राइफल के सदस्य हैं, अगर हैं तो अगर आपने ये नहीं किया होगा तो आपको ये वैकेंसीज नहीं मिलेंगी। तो ध्यान रखना है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म को आपने ठीक से फिल करना है, क्योंकि अगर डिफेंस कैटेगरी में खाली सीट्स मिलती हैं तो पहले भरी जाएंगी असम राइफल और कोस्ट गार्ड के एलिजिबल कैंडिडेट्स को, यानी कि किसी को भी पकड़ के डाल देंगे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने इसके लिए क्वालिफाई किया है, एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स से ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं। फर्दर डेफिशिएंसीज अगर अदर स्टेट में लिस्ट बी में आती हैं डिफेंस में, तो कोस्ट गार्ड और असम राइफल वाले भरने के बाद तब वो देखेंगे लिस्ट ए में कोई डिफेंस वाला है जो लिस्ट बी में हम शामिल कर सकते हैं। तो ये भी समझना जरूरी है। दूसरा है डेफिशिएंसीज इन होम स्टेट डिफेंस कैटेगरी लिस्ट ए अगर नहीं भरी जाती हैं, अगर कोस्ट गार्ड वाले भी सेलेक्ट नहीं हो रहे, असम राइफल वाले भी नहीं है और बाकी फौजी भी नहीं है, तब ये जाकर ये सीट्स किसको रिलीज होती हैं, जनरल कैटेगरी को। तो डिफेंस की सीट 3 जगह जाती हैं, या तो होम अपना कोस्ट गार्ड और असम राइफल, सेकंड चले जाती हैं दूसरे वाले जो डिफेंस के कैंडिडेट्स हैं, और अगर ये सब करके भी नहीं भरते हैं तो ये सीट जाके मिलेंगी जनरल कैटेगरी को। अब है SC ST OBC NCL एंड गर्ल्स। डेफिशिएंसी इन होम स्टेट ओब्लिक UT रिजर्व कैटेगरी इसमें शैल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। वो भी लिस्ट ए की जो SC ST और OBC की वैकेंसीज हैं वो लिस्ट बी की SC ST OBC वाली से भरी जाएंगी। गर्ल्स की कैटेगरी की वैकेंसीज जो हैं वो बॉयज को तब दी जाएंगी अगर SC वाले में एक गर्ल नहीं ज्वाइन करती है
तो वो जो वैकेंसी है SC के बॉय को ही दी जाएगी, वो जनरल कैटेगरी में रिलीज नहीं होगी। ये छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब क्या होता है, सब कुछ हो गया फिर भी सीटें नहीं भरी हैं, तो जो दूसरे सैनिक स्कूल में अच्छे नंबर लाए हुए बच्चे हैं जो वेटिंग में हैं वहां पर, उनको ऑप्शन दिया जाएगा, भाई आप सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए अप्लाई किया और आप वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आया है और घोड़ाखाल में 3 वैकेंसी हैं, आप अपनी कैटेगरी हिसाब से देखें। तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से स्कूल ये लिस्ट पब्लिश करेगा, आपको ईमेल आएगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो बाकी बची हुई वैकेंसीज हैं जो अगर नहीं भरी जाती हैं तो वो दूसरे सैनिक स्कूल के जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं उनको दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट वालों को ही दिया जाता है और उसमें तकरीबन 4 हफ्ते का समय लग सकता है। तो मान लीजिए ये काउंसलिंग का सारा प्रोसेस खत्म हो गया 15 मार्च तक, उसके बाद 15 अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अभी इस स्कूल में वैकेंसीज हैं। तो कई पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमने घोड़ाखाल के लिए अप्लाई किया था और अभी हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ, चलो हम छोड़ देते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। मेरा ये प्रेजेंटेशन बनाने का एक कारण ये भी है कि आप वेट करें, क्या पता किसी स्कूल में अनफुलफिल्ड सीट्स हों और अगर आपके बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं तो शायद उसको दूसरे सैनिक स्कूल के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो आपने जब भी करना है, उसके बाद भी मान लीजिए 4 स्कूलों से आया नोटिफिकेशन कि कपूरथला में भी है, रेवाड़ी में भी है, रीवा में भी है और कोराकुंडा में भी है, आप इनमें से किसी एक स्कूल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है, आप एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं देंगे कि मेरे बच्चे को कहीं भी भेज दो। तो वो पूछेंगे ये 4 स्कूल में वैकेंसी है, आप इनमें से कोई चुनना चाहते हैं। तो जब पेरेंट्स हैं थोड़ा सा आपने जागृत रहना है। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति जो इस बारे में ज्यादा जानता है, पढ़े लिखे तो आजकल सभी हैं, लेकिन जो इस विषय में ज़्यादा जानते हैं उनसे सलाह लीजिए। मेरे जैसे व्यक्ति हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं लोगों को, आप हमें फ़ोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, हम भी आपकी समस्या का, मैंने बताया कि समस्या का समाधान हम अपनी नॉलेज और कैपेबिलिटी के हिसाब से करेंगे। जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है हम किसी और से पूछेंगे और आपकी समस्या का एक रीजनेबल आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। अब जो है असम राइफल और कोस्ट गार्ड, ये डिफेंस कैटेगरी में नहीं आते, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप डिफेंस के अलावा SC ST OBC में हैं तो आप इनमें से जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं आप उसी कैटेगरी में जाएं। आपने डिफेंस नहीं भरना है। आपको जो डिफेंस वाली स्कॉलरशिप है वो भी लागू नहीं है। इन्फॉर्मेशन है, उनके नोटिफिकेशन में दिया है, ये जो सरकारी आदेश है हमें उनका पालन करना पड़ता है। तो ये जो मेरा वीडियो है ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्लैरिटी नहीं है, जिन्हें डाउट रहता है कि हमारे बच्चे ने नंबर भी इतना अच्छा लाया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप थोड़ा वेट करें, क्या पता किसी और सैनिक स्कूल से आपके बच्चे को कॉल आ जाए। तो ये अप्रैल मई तक ये सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहता है। सैनिक स्कूल कहते हैं कि हमारा जो टर्म है 1 अप्रैल से शुरू होता है, क्योंकि उसने अगले 6-7 साल सैनिक स्कूल में रहना है बच्चे ने, तो 1 महीना 1.5 महीना लेट भी ज्वाइन करेगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने ये जानकारी रखनी है। और अगर आपको डाउट है कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ, ये हुआ, तो सरकार ने एक RTI नाम का एक बहुत अच्छा फैसिलिटी दी है। आप RTI एप्लीकेशन दें, कट ऑफ मार्क्स का पता करें, आपके में क्या कमी रह गई है, कुछ और डाउट है, रीवैल्यूएशन का फैसिलिटी देते हैं, वो सब NTA की वेबसाइट पर है। तो आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अब क्या है कि क्लास 9th में जब बच्चा अप्लाई कर रहा है तो NTA का जो नोटिफिकेशन आया है 9th में हर स्कूल की वैकेंसी दी हुई है। 33 में से मेरे ख्याल 16 स्कूल हैं जिसमें सीटें हैं, बाकियों में नहीं है, 0 सीट्स हैं। तो आप जब दूसरे स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये रिजर्वेशन आपने ध्यान में रखना है, अपने बच्चे की कैपेबिलिटी ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप सैनिक स्कूल इम्फाल के लिए अप्लाई करते हैं जहां पर OBC का कट ऑफ गया है 115 और आपका बच्चा ला रहा है 175 नंबर। जो मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, कहीं पर भी ऑल इंडिया में मॉक टेस्ट होते रहते हैं, उसकी कैपेबिलिटी है उतने नंबर लाने की, और वहां पर 4 या 5 सीटें हैं आपकी कैटेगरी में, तो वो भरिए, बजाय ऐसा स्कूल जहां पर एक ही वैकेंसी है। अब एक वैकेंसी में एक उसको 1.25 शेयर मिल गया तो आपका बच्चा नहीं सेलेक्ट होगा, क्योंकि सैनिक स्कूल में केवल एक ही स्कूल की चॉइस देने की सुविधा है या परमिशन है। तो आपने फॉर्म भरते समय इसका ध्यान रखना है। अब बहुत मेरे मित्र हैं जो कहेंगे ये वीडियो तो आपने लेट बनाया, हम तो फॉर्म भर चुके हैं। तो गुरु, जो फॉर्म को करेक्शन करने का जो विंडो है 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर, ये तो इस साल के लिए लागू है 2022 के लिए। हर साल जब सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया जाता है उसके तकरीबन कट ऑफ डेट के 2 या 3 दिन के बाद आपको करेक्शन विंडो खुलता है जिसमें आप ये सारी जानकारियां बदल सकते हैं।
आप अपना स्कूल का चॉइस बदल सकते हैं, कैटेगरी बदल सकते हैं। अगर आपके पास तब सर्टिफिकेट नहीं था, भरते समय अभी आ गए, तो आप ये भी सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने आशा नहीं छोड़नी है। आपने इस करेक्शन विंडो का इस्तेमाल करके, और मान लीजिए गलत स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया, अभी भी समय है। आप जब करेक्शन विंडो के लिए खुलेगा, तब आपने उसमें जाके करेक्शन कर देना है। तो हम इसके बाद ये कट ऑफ वाली सीरीज बनाने वाले हैं पूरी, की किस उसके कितने कट ऑफ मार्क्स हैं। कई पेरेंट्स हैं, उन वीडियो को देख के शायद अपना स्कूल की चॉइस भी चेंज कर दें, शायद अपना स्ट्रैटेजी बदल दें, तो वो बड़ा काम आने वाला है। तो 2 दिसंबर से 6 दिसंबर जो विंडो मिलेगा आपको, उसमें आप ये सारी जानकारियां बदल सकते हैं। ध्यान रहे कि 6 दिसंबर के बाद जब पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म हो गया, फिर भी कोई गलती रह गई है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। फिर मेरे को फ़ोन नहीं करना। मेरे को अभी भी फ़ोन आते हैं कि हमारा आरएएमसी का एप्लीकेशन फॉर्म गलत हो गया, आप कुछ करिए। हम नहीं कर सकते। अभी तो मैं रिटायर्ड फौजी और सिविल, हमारा स्टेटस बिल्कुल सेम है। कोई हमसे आरएएमसी से हम ना बात करते हैं, ना हमें बात करने की आवश्यकता है, ना वो हमारी बात सुनेंगे। सिमिलरली सैनिक स्कूल के लिए भी जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, मैंने पहले जब फॉर्म वाला वीडियो बनाया उसमें बिल्कुल तसल्ली से बताया कि आप फॉर्म भरते समय सारी सावधानी बरतें। आप एक जूता खरीदने जाते हैं, आप 10 जूते ट्राई करके देखते हैं और जो बिल्कुल सेट आता है उसी को खरीदते हैं। तो फॉर्म भरने में इतना जल्दी क्यों करना है? बताया है कि नाम, उसका आधार नंबर, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल, ये सब चीजें, डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सब बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में रखें, तभी आप फॉर्म भरने पर जाएं। अब फॉर्म भरने की जो जानकारी आपको नहीं थी कि किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना है, अगर मैं सैनिक भी हूं और ओबीसी भी हूं, तो मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, वो मुझे यकीन है कि ये जब वीडियो आप देखेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। हमारी जो संपर्क की डिटेल्स हैं इस वीडियो के साथ दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आप वहां से हमारे ऑफिस को संपर्क करें। और संपर्क करने का हर वीडियो में मैं बताता हूं, आप कॉल ना करें। कई पेरेंट्स हैं वो 5 मिनट में 17 कॉल कर देते हैं। तो इतना आप हड़कंप ना मचाएं, क्योंकि आप देखिए कि कई 100 पेरेंट्स हैं जिनको ऐसी कंसर्न होंगी। मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया, आप एक व्हाट्सएप मैसेज लिखें, अपनी समस्या का पूरा करें। फोन पे आपसे टाइप नहीं होता है तो आप पेपर पे लिख दो, उसकी फोटो खींच के भेज दो, हमें पढ़ने के लिए दीजिए कि आपकी समस्या क्या है, ताकि हम उसके बारे में और जानकारी एकत्रित करके आपकी समस्या का समाधान कर पाए। माय नेम इज कर्नल अमरदीप। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इससे जो मिली है जानकारी वो आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसे मित्रों के साथ शेयर करेंगे जो सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, जो फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म भरते समय गलती कर चुके हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत समय है आपके पास अभी करेक्शन विंडो का। तो आप हमसे सलाह लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, आपको फ्री में हम इतने लेसन पढ़ा रहे हैं दिन में। अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि आजकल हाइब्रिड मोड है लर्निंग का, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं अपने आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद जो टॉपिक वो जानना चाहते हैं, क्लैरिटी नहीं है, वो वीडियो देखें और अपनी समस्या का समाधान करें। थैंक यू। जय हिंद,